चलिए सभी पार्टिसिपेट आ चुके हैं और इस प्रोग्राम को हम शुरुआत करते हैं। और प्रोग्राम की शुरुआत से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ओके, रेडी आप सभी लोग? तो आप में से कितने लोग सच में अपनी ड्रीम लाइफ को जीना चाहते हैं? रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी ड्रीम लाइफ के लिए जो कुछ करना पड़ेगा, है ना, यदि अपने आप को बदलना ही पड़ेगा तो अपने आप को बदलने के लिए रेडी है? ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल सवाल है, आप में से कितने लोग सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? ओके, सभी होना चाहते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे प्रोग्राम में आप जैसे लोगों के साथ मिलके, क्योंकि हम सब लोग क्या है अपनी लाइफ में सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और उसके लिए हम अपने आप को बदलने तक के लिए रेडी हैं। हमें जो चीज़ करनी पड़ेगी हमारे रिजल्ट्स के लिए हम वो करना चाहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस प्रोग्राम में आने के लिए, और हम बहुत सारी चीज़ें साथ में मिलकर सीखेंगे, शेयर करेंगे ना। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ हितेश यादव, और मैं लास्ट 1 ईयर से इन द फील्ड ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग, जिसे कि NLP भी कहते हैं, वो सीख भी रहा हूँ और सिखाता भी हूँ। और मैं लोगों की हेल्प करता हूँ ताकि वो अपनी ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ विद द स्पीड ऑफ थॉट, अपने थॉट्स को चेंज करके वो अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना, उनकी इसके अंदर हेल्प करता हूँ। क्योंकि जो हमारी लाइफ है ना वो यूं बदल सकती है। कैसे? यूं, क्योंकि जो हमारी लाइफ का जो शेप होता है ना वो डिपेंड करता है हमारे थॉट्स के ऊपर। जैसे आपके थॉट्स होंगे वैसे ही आपकी लाइफ शेप लेगी। ओके, गेटिंग द क्लियरिटी? समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि तो आज जो हमारा टॉपिक है, जैसे जनरली मैं जिस टॉपिक पे बात करता हूँ उसका नाम है न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP, और उसी की एक वर्कशॉप है रीडिजाइन योर लाइफ। ये वर्कशॉप जनरली 2 डेज की होती है और इसके अंदर एक दिन लगते हैं करीब 8 घंटे, तो टोटल मिला के 16 घंटे की वर्कशॉप होती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है ना, आप किस तरह अपने लाइफ को रीडिज़ाइन कर सकते हो। तो आज हम 16 घंटे तो नहीं लगाने वाले, लेकिन हम कुछ 1 घंटे के अंदर इसके बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कैसे अपनी लाइफ को आप रीडिज़ाइन कर सकते हो। गेटिंग द क्लियरिटी? क्या आप 1 घंटे एक्साइटेड बने रह सकते हैं? ओके, मैं आपको डेफिनेटली गारंटी देता हूँ यदि आप 1 घंटे एक्साइटेड बने रहेंगे ना तो आज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। ठीक है, जिससे अपनी लाइफ में जो आप रिजल्ट्स चाहते हो वो आप पा सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग क्या अपनी लाइफ के रिजल्ट्स को बदलना चाहते हैं। ओके, और जो रिजल्ट्स हैं वो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? हमारे एक्शंस के ऊपर, किस क्वालिटी के अपन एक्शंस ले रहे हैं। तो हमारे लाइफ के जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे एक्शंस की क्वालिटी के ऊपर, है ना। कभी कभी यदि आपको है ना रिजल्ट्स वो क्वालिटी के नहीं आ रहे तो आपको चेक क्या करना है? आपको एक्शन की क्वालिटी चेक करनी है कि आपके एक्शन किस क्वालिटी के। ओके, और आपके जो एक्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी फीलिंग्स के ऊपर। आपको ऐसे कभी होता है ना कि हम सुबह उठे और हमारे को अच्छा अच्छा फील हो रहा है, तो हमारे पूरे दिन भर के एक्शंस कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं, और फिर उनसे जो रिजल्ट प्रोड्यूस होने वाले हैं ऑटोमेटिक कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे? अच्छे, गुड क्वालिटी के। ओके, तो हमारी फीलिंग्स डिपेंड, एक्शंस डिपेंड करते हैं हमारी फीलिंग्स के ऊपर। ओके, और फीलिंग्स डिपेंड करती है हमारे माइंड में चल रहे थॉट्स के ऊपर। जैसे कि ना कभी कभी आपने देखा होगा हम सुबह उठते हैं और हमारे को कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं, पुराने थॉट्स याद आ जाते हैं, कुछ नेगेटिव बातें ना, और पूरा दिन फिर वही चलता रहता है। फिर उस थॉट से फीलिंग्स हमारी बदल जाती है, फीलिंग तरीके से बैड हो जाती है, और फिर हमारे एक्शन खराब होने लग जाता है, और एक्शन खराब तो हमारे रिजल्ट खराब। तो आपके थॉट्स के ऊपर, फीलिंग्स किस पर डिपेंड कर रही है? आपके थॉट्स के ऊपर। और जो थॉट्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग के ऊपर, कि आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे हो रखी है ना। क्या आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है कि आप नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ से हटा देते हैं और पॉजिटिव को अंदर स्टोर करते हैं, या फिर नेगेटिव को स्टोर करते हैं, पॉजिटिव को हटा देते हैं, है ना। आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग के ऊपर सब चीज आपके रिजल्ट्स डिपेंड कर रहे हैं। ओके, डायरेक्टली। तो चलिए इसको ना थोड़ा सा एग्जांपल से भी देखते हैं कि ये तो चलो हमें समझ में आ गया। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जैसे सपोज कीजिए ना आप भी जिस कमरे के अंदर बैठे हैं उस कमरे के ना आसपास चारों साइड अपनी नजर घुमाइए और ये देखिए कि आपको कितना दूर तक का दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके कमरे में ना एक आधा गेट हो तो आप उससे ना 5-10 मीटर तक देख पा रहे होंगे, एक विंडो खुली हो वहां से आप 5-10 मीटर दूर तक देख पा रहे होंगे, बाकी साइड ब्लॉकेजेस आ रहे हैं दीवार के रूप में। ओके, तो कहीं ना कहीं अपना विजन ब्लॉक हो रहा है। अब मैं कहता हूं आपको क्या करना है, अपने घर की छत के ऊपर जाइए
और वहां से देखिए कितना दूर तक देख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर अब हम थोड़ा ज्यादा दूर तक देख पा रहे हैं, शायद ये विजन 40 से 50 मीटर दूर तक का हो चुका है। ओके, पर सर मैं एक साइड नहीं देख पा रहा क्योंकि मेरे एक साइड बहुत ऊंची बिल्डिंग है या फिर एक पहाड़ है ना, उस साइड का मेरा विजन क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप अपने घर के आसपास या तो सबसे ऊंची बिल्डिंग पे जा सकते हैं या फिर उस पहाड़ पे चली जाइए, फिर वहां से देखिए आप कितना दूर तक देख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर मुझे अब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर का दिखाई दे रहा है और चारों साइड पे देख पा रहा हूं मैं, राइट। तो चलिए अब मैं आपके लिए थोड़ी सी हेल्प करता हूँ, मैं आपके लिए एक हेलीकॉप्टर लेके आया हूँ और मैं कहता हूँ आप उसके ऊपर बैठ जाइए और अपन उस हेलीकॉप्टर को मैं उस टॉप ऑफ द हाइट पे लेके जाऊंगा जितना मैं उसको ले जा सकता हूँ, और फिर मैं आपको बोलता हूँ वहां से देखिए आपको कितने दूर तक का दिखाई दे रहा है। तो शायद हो सकता है अब आप कहें कि सर मुझे तो मेरा पूरा शहर दिखाई दे रहा है और आसपास के जो गांव है, कस्बे, वो भी मैं देख पा रहा हूँ। ओके, तो मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी आंखें, आपकी विजन तो सेम ही था, फिर ये घर में जब हम थे तब तो 10-15 मीटर का दिख पाते, लेकिन जब हम टॉप ऑफ द हाइट पे चले गए तो हमें पूरा शहर दिखने लग गया, ऐसा कैसे? क्योंकि जब हम नीचे होते हैं ना, जब हमारा विजन, हम घर में थे तो हमारे पास में बहुत सारी ब्लॉकेजेस आ रहे थे, जैसे कोई दीवार के रूप में, कोई पहाड़ के रूप में, कोई बड़ी बिल्डिंग के रूप में, और वो हमारा विजन को क्या कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे एक तरीके से। ठीक है, ऐसा ही हमारे साथ क्या होता है, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारा माइंड प्रोग्राम, हमारे माइंड के प्रोग्राम, हम बचपन से क्या होता है, हमें प्रोग्राम किया जाता है, अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं, है ना, जो उनके अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। तो अब सपोज कीजिए जब हम नीचे, हमें आज के टाइम में क्या होता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ी लग रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वो एक तरीके से ग्राउंड लेवल का है, एक कमरे का है, और जो वो ब्लॉकेजेस का जो चीजें काम करती है वो क्या है, रोटी कपड़ा मकान, हम इससे ऊपर कभी सोच ही नहीं पा रहे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आपको करना क्या है, आपको जो ये जो प्रोग्राम आ रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम्स में आके अपनी थॉट प्रोसेस को टॉप ऑफ द हाइट, मतलब अपने थॉट्स को इतना एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा सकते हैं जिससे ये ब्लॉकेजेस आपको रोक नहीं पाएंगे, है ना। इन प्रोग्राम में आके अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को अप कर सकते हैं। जब आप इन प्रोग्राम में आके ये सब चीजें सीखते हो ना, तो आपको आने वाले टाइम में, आप जैसे कि अपनी प्रॉब्लम्स, आज आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है, लेकिन बाद में आपको उसके पीछे का सॉल्यूशंस भी दिखने लगेगा, और वो सब चीजें दिखने लगेगी जो आपकी रिजल्ट्स को इंप्रूव करती है। गेटिंग दिस क्लियरिटी? तो इस प्रोग्राम में आके आप अपने थॉट प्रोसेस को, है ना, ऐसे प्रोग्राम्स में बढ़ा सकते हो, जो बाकी लोग, कॉमन लोग नहीं देख पा रहे, वो आप सब चीजें आप देख सकते हो ना, क्योंकि कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस के अंदर ही चेंजेस करके सब चीजें अचीव करी जा सकती है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे मैंने जिस इस प्रोग्राम की जैसे स्टार्ट की थी वैसे करते हैं। हम इस माइंड से इस यूनिवर्स को समझते हैं, पर ये नहीं समझते कि माइंड कैसे काम करता है। चलिए आप करिए एक बार, हम इस माइंड से इस पूरी यूनिवर्स को समझते हैं, पर ये नहीं समझते कि माइंड कैसे काम करता है। ओके, हमें स्कूल के अंदर ना ब्रेन के बारे में तो सब सिखाते हैं, पर कोई हमें माइंड के बारे में सिखाता है? यस और नो? हमें माइंड से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन नहीं दी जाती, जो कि बहुत जरूरी है। कभी आपने नोटिस किया है कि किसी ने हमें कुछ नेगेटिव बात बोल दी थी, बोली उसने 2-4-5 मिनट के लिए थी, लेकिन वो हमें हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और किसी को तो पूरी जिंदगी परेशान करती है, और हमें पता ही नहीं है कि उस वीडियो को कैसे डिलीट किया जाए या फिर उसको, इसकी आवाज को कैसे म्यूट किया जाए। ओके, तो माइंड प्रोग्रामिंग पे आप यहाँ पे आके उस इन वीडियोस को म्यूट करना, है ना, अपनी लाइफ में एक तरीके से डिलीट करना, जो नेगेटिव चीजें होगी वो सब चीजें आप यहाँ पे आके सीख सकते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन के बारे में तो सब हमको बताते हैं, है ना, व्हाट इज द ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में हमें स्कूल्स में क्या सिखाया जाता है, जब ये आप अपनी स्कल को ओपन करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, आपका ब्रेन पाया जाता है, जो कि मसल से मिलके बना हुआ है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होता है, इसको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और इसका काम क्या होता है, आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को गवर्न करना, ना, एक तरीके से कंट्रोल करने का काम ही करते हैं।
गेट इट? तो चलिए हमें ये तो समझ में आ गया। और एक बात हमने स्कूल में ये भी पढ़ी थी कि हम जिन चीजों को टच कर सकते हैं वो क्या होता है, हार्डवेयर होते हैं। तो ब्रेन हमें समझ में आ गया, ब्रेन लाइक के हार्डवेयर। ओके, फिर सवाल उठता है ये व्हाट इज अ माइंड? तो माइंड क्या है? तो मैं आपको बता दूं, माइंड लाइक ए सॉफ्टवेयर। जैसे अभी आप क्या कर रहे होंगे, आप ये मीटिंग्स है ना, हो सकता है आप किसी लैपटॉप में देख रहे हो या फिर किसी फोन में। तो जिन चीजों को आप टच कर रहे हो, फोन का जो आउटपुट मतलब बाहरी जो सर्विस उसको आप टच कर पा रहे हो, तो वो क्या एक तरीके से हार्डवेयर है। उसकी बैटरी को आप टच कर पा रहे हो, उसके कैमरा को आप टच कर पा रहे हो, तो वो हार्डवेयर है। लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेसिंग, जो एप्लीकेशंस चल रही है ना, जैसे जूम चल रहा है, तो ये क्या एक तरीके से सॉफ्टवेयर है। ओके, तो वैसा ही अपना माइंड क्या करता काम करता है, इसका काम है सॉफ्टवेयर का काम है ना, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का काम। तो यहाँ से हम एक बात, बहुत बड़ी बात समझते हैं कि बहुत ही काम की बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोग होते हैं और जो कॉमन लोग होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, ये एक तरीके से कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन क्या है। तो कॉमन हमें निकल के आया कि भगवान ने हम सबको क्या ब्रेन दिया है ना, वो बिल्कुल सेम दिया है। जब हम सब लोग इस धरती पर आए थे तो सेम ब्रेन के साथ आए थे। ओके, और वो ब्रेन भी कैसा दिया भगवान ने हमें, लेटेस्ट। क्योंकि जितने अपडेट उसमें होने थे भगवान ने ऑटोमेटिक हमें करके दिए हैं। तो फिर डिफरेंस किस बात का था एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोगों में और हम में कॉमन लोगों के अंदर? तो आपको करना क्या है, देखिए वो डिफरेंस क्रिएट होता है माइंड का। क्योंकि जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, अपने माइंड को अपडेट रखते हैं। कैसे? अपने माइंड की अपडेट करने के लिए वो मनी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं। ओके, वो अपने पैसे से बहुत सारे सेमिनार्स में जाते हैं, ऐसी मीटिंग्स को अंदर इनरोल होते हैं और बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे सक्सेसफुल लोगों की संगत में रहते हैं ना। तो वो सब चीजें करते हैं अपने माइंड को अपडेटेड रखने के लिए, और वो अपडेटेड रखते हैं। लेकिन क्या आज हमारा माइंड अपडेटेड है? बिल्कुल नहीं। गेटिंग दिस क्लियरली, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, तो ये लोग ये ऐसा काम करते हैं अभी है ना, जैसे कि आप किसी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोग लाइक बिल गेट्स, रतन टाटा, अंबानी, अडानी, इनसे आप पूछोगे ना कि आपके आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल या 50 साल के प्लान्स क्या हैं, तो आपको बता देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं ना आपके परसों का प्लान क्या है, तो हमें पता नहीं होता, क्योंकि कोई प्लानिंग्स नहीं होती। तो ये सब चीजें हमें सीखनी होगी। और बहुत तो ऐसे है कि यार देखेंगे परसों, परसों को काम है, परसों की परसों देखेंगे। हम ऐसी प्लानिंग्स करके बैठे हमारी लाइफ में। ओके, तो हमें समझ में आया कि ये सब लोग ये करते हैं, तो क्या हम सब भी ये कर सकते हैं ना? अपना पैसा, टाइम और एफर्ट्स लगा सकते हैं ना अपने माइंड को अपडेट करने के लिए? यस और नो? ओके, तो ये चीजें हमें यहां से समझ में आई। ओके, और जो कि देखो हमने ये समझ लिया कि ब्रेन ए लाइक ए हार्डवेयर और माइंड एक सॉफ्टवेयर है। बहुत अच्छी बात है, आज तक तो हमें पता नहीं था, लेकिन अब हमें चीजें थोड़ी सी क्लियरिफाई हो रही है। ओके, अब हम बात करते हैं, चलो ये तो माइंड हमें समझ गया, तो माइंड कितने लेवल्स में काम करता है? तो मैं आपको बता दूं माइंड के क्या होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है कॉन्शियस माइंड, जिसे हिंदी में हमें पढ़ाया जाता है चेतन मन। और इस लेवल पे क्या होता है, अवेयरनेस, है ना, हम चीजें अवेयरनेस के साथ देखते हैं। जैसे कि अभी आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हैं ना, आपका पूरा ध्यान है, हो सकता है आप नोटपैड लिख के ना सब चीजों को नोट भी कर रहे हो, आपका पूरा फोकस हो। तो अब वो किस लेवल पे प्रोसेस हो रहा है, वो कॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस हो रहा है। ओके, कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड के ऊपर। सेकंड बात करते हैं, जो सेकंड लेवल होता है वो होता है सबकॉन्शियस, और इसे कहते हैं हिंदी में अवचेतन मन। और यहाँ पे क्या होती है, अवेयरनेस एब्सेंट रहती है।
है ना, या एक तरीके से कहते हैं नो अवेयरनेस कहते हैं अपन, ना यहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती। जैसे कि सपोज कीजिए आप बड़े ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपसे पूछूं कि मैंने राइट हैंड की जो उंगलियां उनमें किस तरह के स्टोन्स पहने हैं या कौन सी में अंगूठियां पहनी है, तो आपको शायद वापस गौर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास पहले भी जा रही थी, लेकिन क्या ये सब चीजें बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रही थी। ओके, और चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अभी आप कहीं बैठे होंगे ना, तो आपके राइट पैर का जो राइट थंब है ना, राइट थंब है जो आपके अंगूठे, उसके पास है ना अपना ध्यान लेके जाइए और उसके आसपास का टेम्परेचर चेक करिए क्या है। तो आसपास का जो टेम्परेचर हो आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब मालूम हो पा रहा होगा कि ऐसा ठंडा, हल्का ठंडा ठंडा है, गर्म है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के पास पहले भी जा रही थी, लेकिन अवेयरनेस में नहीं था। ओके, तो ये सब किस लेवल पे प्रोसेस होती है? सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड के ऊपर। गेटिंग द क्लियरिटी? ओके, तो चलिए थर्ड लेवल पे चलते हैं। थर्ड लेवल आता है अपना अनकॉन्शियस। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही कमाल का है। इसे हमारे माइंड का एक तरीके से कहते हैं मेमोरी हाउस, है ना, जो मेमोरी स्टोरेज का काम करता है। और इसे हिंदी में कहते हैं अचेतन मन, जो हिंदी मीडियम से ओके। तो एक तरीके से मेमोरी हाउस है हमारा। आज हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सब कहां जाके स्टोर हो रहे हैं? अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। ओके, और हमें आज तक, चलो ये तो अभी हमें पता चल गया कि अनकॉन्शियस माइंड में हो रहे हैं और ये हमारा मेमोरी हाउस है। क्या आप अपने मेमोरी हाउस की कैपेसिटी क्या है उसके बारे में जानते हैं? तो चलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। हमारे जो मेमोरी हाउस है, हम क्या होता है स्कूल में जब पढ़ते हैं ना, तो हम कहते हैं अरे कितना याद करूं यार, मेरे माइंड में तो घुसता ही नहीं है। उसकी भी तो एक कैपेसिटी है। ये सबका एक सेम डायलॉग होता है। तो चलिए आपके माइंड की कैपेसिटी बताता हूँ आपको, बहुत, जो कि बहुत बड़ी होती है। और उसकी कैपेसिटी होती है अराउंड 1 टेराबाइट से 2.5 पेटाबाइट। और 1 टेराबाइट के अंदर कितना होता है? अराउंड 1024 GB। सोच के देखिए। और लिमिट, एक्सट्रीम लिमिट क्या है? 2.5 पेटाबाइट। और 1 पेटाबाइट के अंदर कितना होता है? वो 1024 टेराबाइट। तो बहुत बड़ी कैपेसिटी दी है भगवान ने हमें। ओके, और कमाल की बात, कॉमन पीपल इसमें से यूज कितना कर पाता है? मात्र 512 GB। और हम कहते हैं कि हमें कुछ चीजें याद नहीं हो रही है, हम कैसे स्टोर कर रहे हैं? माइंड की भी तो कैपेसिटी है। बहुत सारे हमारे बहुत सारे ना एक्सक्यूजेस होते हैं। तो आज आपको पता चल चुका है कि आपके माइंड की कैपेसिटी बहुत बड़ी है ना। तो आप बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हो, बहुत सारी अच्छी चीजें अपने माइंड में रख सकते हो, है ना, और जितना चाहे। बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है एक्सट्रीम लेवल की। ओके, तो अब हमने समझ लिया है कि ये 3 लेवल्स होते हैं और 3 लेवल्स के अकॉर्डिंग हमारा माइंड काम करता है। चलो ये भी समझ लिया, लेकिन क्या हम इसका यूज कर पा रहे हैं? जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, क्या हम इसका यूज कर पा रहे हैं? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो हमने लेवल से समझ लिया कि ना कॉन्शियस माइंड ये है, सबकॉन्शियस ये है। तो बाहर की दुनिया में आपको क्या सबकॉन्शियस माइंड की बातें हो रही है? ये दोनों क्या सेम ही एक तरीके से। ओके, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और एनएलपी में उसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या समझना है? हम चलेंगे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पूरी डिटेल्स बात करेंगे। समझ में आ रहा है ना सभी को? बिल्कुल क्लियर है? ओके, आप मैसेज में आई क्लियर भी टाइप कर सकते हैं, जिससे मैं देख पाऊंगा इसके मैसेज। ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया सर, विक्रम जी का क्लियर आया। ओके,
तो अब हमें क्या है, लेवल्स समझ में आ गया कि हमारे माइंड के क्या है, 3 लेवल्स हैं। और अब इनकी अपन कैपेसिटी देखते हैं ना, किसका कितना परसेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मॉडल होता है। ओके, राजेश सर का भी आया क्लियर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। तो अब हम इनकी कैपेसिटीज देखते हैं ना, कितने परसेंटेज में क्या क्या लेवल्स पे वर्क करते हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा मॉडल है आइसबर्ग मॉडल। हम आइसबर्ग के मॉडल के साथ इसकी 2 प्रॉपर्टीज चेक करेंगे विद माइंड के साथ। ओके, कि हमारा माइंड से क्या रिलेशन है उसका। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने आइसबर्ग को देखा है? तो आइसबर्ग के बारे में कहते हैं कि इतना बड़ा पहाड़, जैसे कि बर्फ का टुकड़ा होता है, जैसे पहाड़ देखे ना बड़े बड़े, वैसा एक बर्फ का टुकड़ा होता है जो कि बहुत बड़ा होता है और वो समुद्र के अंदर फ्लोट करता है। ठीक है, और आपने वो सुना भी होगा कि जो टाइटैनिक जो जहाज है वो आइसबर्ग से टकरा के ही डूबा था। और टाइटैनिक जहाज कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। और अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज भी आई थी न्यूज़पेपर में कि एक आइसबर्ग का टुकड़ा टूट के यूरोप के एक आइलैंड की साइड फ्लो हो रहा है। और ये कहा जा रहा था यदि वो यूरोप के उस आइलैंड से टकराता है तो पूरे आइलैंड को खत्म कर सकता है। ओके, तो इतना बड़ा होता है। तो चलिए अभी हम आइसबर्ग का एक बना लेते हैं टुकड़ा, ये आइसबर्ग है और ये समुद्र की सतह है ना, यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है। तो जो समुद्र के जो ऊपर हिस्सा निकला होता है वो होता है ओनली 10%। ठीक है, आइसबर्ग का। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो होता है 90%। ठीक है, जो हमें दिख रहा होता है उससे कई ज्यादा उसके नीचे, समुद्र के नीचे फ्लोट होता रहता है। तो हम समझते हैं इसका माइंड से क्या रिलेशन है। तो हमारी जिंदगी में जो भी हम रिजल्ट क्रिएट करते हैं उसके अंदर 10% रोल होता है ओनली कॉन्शियस माइंड का, है ना। और जो 90% रोल होता है हमारे माइंड में वो किसका होता है, अनकॉन्शियस माइंड, या जिससे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं। तो मेजर रोल किसका है, अनकॉन्शियस माइंड का। इसकी एक प्रॉपर्टी से हमें निकल के आया। आइसबर्ग की दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे सपोज कीजिए बर्फ का टुकड़ा ना 1000 फीट का है और ऊपर वाला हिस्सा डिसाइड कितने किसके वजह से होता है कि इसके नीचे कितना हिस्सा है। ओके, तो नीचे सपोज कीजिए 900 फीट आएगा, है ना। तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि ऊपर 100 फीट फ्लोट करता है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हमेशा डिसाइड किसकी जरूरत है, नीचे वाले पोर्शन, नीचे में कितना हिस्सा है। अभी जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, आप ये वीडियो ना बड़े बड़े ध्यान से देख रहे हैं, आप हर चीज को नोट भी कर रहे हैं। गारंटी ले रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं इतना हूं, पर आपको कितना याद रहने वाला है, इतना सा, ओनली 10%। यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, रिपीट एंड रिपीट। इस वीडियो को 2 3 4 5 बार रिपीट मोड में देखोगे तो ऑटोमेटिक जो मैंने पूरा बताया वो आप सब चीजें आप भी गेन कर सकते। गेटिंग द क्लियरिटी, समझ में आ रहा है आपको? तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज हमें समझ में आएगी। एक तो कॉन्शियस लेवल का माइंड कितना 10% और अनकॉन्शियस का लेवल कितना होता है 90%। और ऊपर वाला हिस्सा डिसाइड किसकी वजह से होता है कि नीचे कितना हिस्सा है। ये 2 प्रॉपर्टीज हमने सीखी और अब इसको लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं ये देख सकते हैं ना, कि जितना आप जिस भी सब्जेक्ट की डीपनिंग करोगे उतना ही आप उस चीजों के लिए क्लियर हो जाओगे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डीपनिंग। जब आप कुछ, वो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा सुनते हैं पहले। ओके, तो ये प्रॉपर्टी थी जो हमारे माइंड से रिलेटेड थी और इन प्रॉपर्टीज को हम हमारी लाइफ में यूज कर सकते हैं। गेटिंग दिस क्लियरिटी, दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ रही है ना? ओके, अब चलिए हमें ये तो समझ में आ गया कि 10% रोल कॉन्शियस माइंड का है और 90% रोल अनकॉन्शियस माइंड का है। ओके, तो ये तो चलो सर बहुत बढ़िया रहा, आपने बता दिया। अब आगे हम बात करते हैं इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो इसमें एक फोर्स पॉइंट स्ट्रेटेजी होती है, इसे कहते हैं हॉर्स एंड राइडर मॉडल। तो हॉर्स एंड राइडर मॉडल के थ्रू आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है ना, उसका रिलेशन क्या एक तरीके से, पहले तो वो देख लेते फिर कैसे कंट्रोल कर सकते हो वो भी देख लो।
तो फर्स्ट रिलेशन की बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ हॉर्स और राइडर में मोर पावरफुल कौन है इन कंपैरिजन ऑफ मसल्स? आप टाइप कर सकते हैं हॉर्स और राइडर में किसके पास सबसे ज्यादा ताकत है इन कंपैरिजन ऑफ मसल्स? ओके, विक्रम सिंह का है हॉर्स। ओके, बिल्कुल राइट सर। ओके, हॉर्स, राजेश जी का हॉर्स आया। तो हमें ये निकल के आया कि हॉर्स इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू राइडर, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि हॉर्स क्या करता है, हमेशा राइडर को अपने पीछे बिठा के दौड़ सकता है, लेकिन कभी आपने उल्टा नहीं देखा होगा, इसलिए आप ऐसा जवाब दे रहे हो। ओके, कि राइडर हॉर्स को बिठा के कंधे पे दौड़ रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती हॉर्स के मुकाबले, है ना। तो फर्स्ट रिलेशन क्या निकल के आया कि हॉर्स इज मोर पावरफुल इन कंपेरिजन ऑफ राइडर, है ना, मतलब एक तरीके से मसल्स के अंदर, पावर के अंदर। तो फर्स्ट रिलेशन ही निकल के आया। चलो, हमने समझ लिया। दूसरे रिलेशन की बात करते हैं। जब कोई राइडर इंस्ट्रक्शन नहीं देता हॉर्स को, है ना, इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है हॉर्स को, तो हॉर्स कैसा बिहेव करेगा? जब कोई राइडर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है हॉर्स को, तो हॉर्स कैसा बिहेव करता है? अपने अकॉर्डिंगली, जिस हिसाब से उसको ट्रेनिंग मिलेगी, है ना, वो अपने अपने हिसाब से दौड़ने लग जाएगा, तो उसका जो मन करेगा वो करेगा, क्योंकि उसको राइडर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, तो इसलिए वो अपने अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब राइडर इंस्ट्रक्शन देता है हॉर्स को, है ना, तो हॉर्स कैसे बिहेव करता है? राइडर के अकॉर्डिंग। आपने देखा होगा, जैसे कि राइडर सपोज करो किसी घोड़े को दौड़ा रहा है और वो उसे राइट मुड़ने के लिए कहता है, तो हॉर्स का काम है उसको उसके कमांड को फॉलो करना, तो राइट मुड़ जाता है। अब आगे कोई गड्ढा है तो राइडर उसको बोलता है हॉर्स को जंप करने के लिए, तो हॉर्स जंप कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कमांड किसके हाथ में है? राइडर के हाथ में। राइडर जैसा चाहेगा उससे करवा लेगा। ओके, तो हॉर्स कैसे बिहेव करेगा? राइडर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, दौड़ने के मिलेंगे दौड़ेगा, बैठने के मिलेंगे बैठ जाएगा। फोर्थ बात करते हैं, जो कि इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइडर किसी भी हॉर्स को ट्रेन कर सकता है ना, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। जैसे सपोज करो किसी कोई घोड़ा उसको ट्रेन करना चाहते हो, तो बस हमें क्या करना होगा, उसको ट्रेनिंग देनी होगी कि वो किस तरह की लैंग्वेजेस में समझता है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कोई दौड़ने वाला घोड़ा, रेस में दौड़ने वाला घोड़ा, आप उसको शादी में नाचने वाला घोड़ा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको उस हिसाब से उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, है ना, ट्रेन करना पड़ेगा। या फिर दो शादी में नाचने वाले घोड़े को आप रेस में दौड़ने वाला घोड़ा ही बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। ओके, तो ये 4 पॉइंट निकल के हॉर्स एंड राइडर मॉडल से। अब इसका हम समझते हैं माइंड से क्या रिलेशन। ये तो हमें समझ में आ गया, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। अब हमने बात की थी जो आपका कॉन्शियस माइंड है ना, इस वर्क मॉडल के अंदर कॉन्शियस माइंड का लेवल कितना होता है? ओनली 10% होता है, और अनकॉन्शियस का 90%। तो आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा मोर पावरफुल कौन है? ऑब्वियस 90% वाला, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल है। तो फर्स्ट पॉइंट निकल के आया कि अनकॉन्शियस माइंड मोर पावरफुल होता है कॉन्शियस माइंड में, हॉर्स एंड राइडर मॉडल से, क्योंकि इसकी मसल्स बहुत स्ट्रांग है, इसके पास 90% है। 90% होना बहुत बड़ी बात होती है ना, किसी भी परसेंटेज के अंदर। तो अनकॉन्शियस माइंड मोर पावरफुल है एज कंपेयर टू कॉन्शियस माइंड के अंदर। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जब कॉन्शियस माइंड कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है अनकॉन्शियस को, है ना, तो अनकॉन्शियस कैसे बिहेव करता है? अपने अकॉर्डिंगली। क्योंकि जब राइडर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा था हॉर्स को, तो हॉर्स कैसा बिहेव कर रहा था? अपने अकॉर्डिंगली। तो वैसे ही कॉन्शियस माइंड जब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है अनकॉन्शियस को, तो अनकॉन्शियस क्या करता है? अपने अकॉर्डिंगली बिहेव करने लग जाता है। और इसका एक डेली एग्जांपल देखते हैं, आपने अभी देखा होगा, आपने खुद भी फील किया होगा। जब हम कभी ना आराम से बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते, तो हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स है ना पॉपअप होने लग जाते हैं, क्योंकि माइंड को तो काम करना है, आप नहीं करना चाहते तो क्या वो तो करेगा, जिस तरह की उसकी ट्रेनिंग हुई हुई है।
और मोस्ट ऑफ द पीपल की ट्रेनिंग हुई हुई नेगेटिव थॉट्स को लेके। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस। और अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी आया था कि 10 में से 1 लोग जो अमेरिका के अंदर रहते हैं वो स्ट्रेस से पीड़ित हैं। तो वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने हमारे घोड़े को ट्रेन कर रखा है नेगेटिव चीजों से लेके, तो नेगेटिव चीजें पॉप अप होने लग जाती हैं और बैठे बैठे पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा जब भी आपके कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो क्या करना है, आपके कॉन्शियस को है एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दे देने हैं। अच्छा, जो थर्ड लेवल आने वाला है, कॉन्शियस माइंड जब इंस्ट्रक्शन देता है हॉर्स को, अनकॉन्शियस माइंड को, ठीक है, तो अनकॉन्शियस माइंड कैसे बिहेव करेगा, कॉन्शियस माइंड के थ्रू। जैसे कि सपोज कीजिए आप कुछ काम करवाना चाहते हैं, यदि कोई ऑफिस से रिलेटेड काम है तो आप कॉन्शियसली सोचते हैं, तो अनकॉन्शियस उनको फॉलो करने लग जाता है, क्या है इस चीज को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या फाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या हम कर सकते हैं। ओके, या फिर कोई आप स्टूडेंट हैं तो कोई चीज आपको पढ़नी है, तो कॉन्शियसली आपको कुछ सोचना पड़ेगा, यार भी मेरे को टॉपिक पर पढ़ाई करनी है क्योंकि मेरे एग्जाम आने वाले, तो अनकॉन्शियस उसको फॉलो करेगा। और फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, कॉन्शियस माइंड को के थ्रू आप अपने अनकॉन्शियस को, है ना, अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। आप अपने रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग अपने अनकॉन्शियस को ट्रेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियस माइंड। जिस तरीके की लैंग्वेजेस वो समझता है ना, जिस तरीके का कम्युनिकेशन उसको समझ में आता है। अभी जैसे ये सब चीजें ना इंग्लिश में लिखी है और आप समझ क्यों पा रहे हो, क्योंकि आपको ये लैंग्वेज आती है। क्या आपको पता है आपके माइंड को कौन सी लैंग्वेजेस समझ में आती है? उसका भी तो कोई कम्युनिकेशन का लेवल होगा ना, कुछ अलग लैंग्वेजेस होंगी। तो आपके माइंड की 2 कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस होती है ना। उस टॉपिक पे आते हैं। ये सब समझ में आया आपको? गेटिंग दिस क्लियरिटी, पूरा टॉपिक क्लियर हो, हॉर्स एंड राइडर मॉडल कितना कमाल का मॉडल है कि आपने अनकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे हो कॉन्शियसली। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। और हमने हमारे अनकॉन्शियस को तो चलो ट्रेन करना सीख लिया, अब ट्रेनिंग भी तो उसी लैंग्वेज में देनी पड़ेगी ना जिस लैंग्वेज में आपका माइंड समझता है। क्योंकि पता चला कि हमारा माइंड दूसरी लैंग्वेज समझता है और हम उसको समझा किसी और लैंग्वेज में दें जो उसे आती नहीं है। तो जो हमारा माइंड है वो 2 तरह की लैंग्वेजेस समझता है। फर्स्ट वर्बल, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, है ना, बोलने के थ्रू जो आप सुन पा रहे हैं। एंड सेकंड जो होती नॉन वर्बल। ये 2 लैंग्वेजेस होती है। नॉन वर्बल में क्या आती है? बॉडी लैंग्वेजेस। ओके, टोन, वॉइस टोन क्या है मेरी, तो ये सब चीजें नॉन वर्बल के अंदर आती है। कहते हैं क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन विद आवर सेल्फ। एक बार वापस कीजिए, आप सब भी कीजिए ना। योर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन विद आवर सेल्फ। जो हम अपने खुद के साथ करते हैं, और हम खुद के साथ कैसा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ के रिजल्ट्स को ड्राइव करने वाला है। बहुत मैंने देखे बहुत सारे लोग अपने आप के संबंध नेगेटिव कम्युनिकेशन करते हैं और अपनी सेल्फ इमेज को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे होते हैं हर बात के ऊपर, यार नहीं तू नहीं कर पाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और इसी वजह से आज हमारे रिजल्ट्स वो नहीं है जो हम चाहते हैं। तो हमें अपने आप के साथ कम्युनिकेशन सुधारना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के लोग जो कुछ बोल रहे हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि हमारा खुद के साथ कम्युनिकेशन कैसा है। ओके, गेटिंग दिस क्लियरिटी, समझ में आ रहा है सभी को? तो ये समझ में हमको इसकी लैंग्वेजेस समझ में आ गई क्या ना, ये 2 तरह की लैंग्वेजेस समझता है। और इस लैंग्वेजेस में भी क्या होता है कि जो वर्ड अपने जो वर्ड्स का रोल है वो कितना है, मात्र 7% है। और जो बॉडी लैंग्वेजेस है ना, उस बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, वो कितना है, 55%। और जो वॉइस टोन ऑफ वॉइस होता है ना, उसका 38%। और मैक्सिमम लोग पता है कहाँ काम कर रहे हैं, इस 7% के ऊपर।
कितना बढ़ाओगे इसको? 100 ले जाओगे इसको? साथ ही रहने वाला है। हमें काम करने की चीज जरूरत है बॉडी की लैंग्वेज के ऊपर और टोन ऑफ वॉइस के ऊपर। आज मैं सपोज कीजिए ना, ये सब चीजें बहुत प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ। यदि मैं आपको ऐसा बोलता आज हम बात करने वाले हैं रीडिजाइन योर लाइफ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सीखना चाहिए, तो आपको क्या यार बोले सर ये प्रोग्राम कब खत्म होने वाला है, आप है ना अभी लेफ्ट कर जाएंगे। तो बॉडी लैंग्वेज का बहुत असर होता है। और टोन ऑफ वॉइस, जैसे मैं किसी को बोलता हूँ सर गुड मॉर्निंग, तो एक अलग डिफरेंस, सर गुड मॉर्निंग, तो टोन ऑफ वॉइस से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। यदि आपको ना सपोज कीजिए आपको किसी ने कुछ बुरा बोला था, तो आपको जो बुरी लाइन कही गई थी ना उसमें से कुछ एक वर्ड होगा जिसका टोन आपको बहुत पसंद नहीं आया और आज तक आपको याद है, जबकि पूरा सेंटेंस कभी याद भी नहीं होगा। तो टोन ऑफ वॉइस का बहुत फर्क पड़ता है, किस तरह आप चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये चीजें हमें समझ में आई। अब हमारे माइंड में कैसे चीजें रजिस्टर्ड होती है वो चीजें चेक करते हैं। अब हमारी सबकी लाइफ में क्या हो रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि इवेंट्स हो गए इवन, और ये है E2। तो जो ये E1 है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में होता है इवेंट एक तरीके से, और हमारे माइंड में जो रजिस्टर होता है वो है E2, है ना। वो कैसे रजिस्टर होता है उसके प्रोसेस चेक करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ले रहे हैं और हम हमारे पास जो चीजें ना उसी को सच मान के बैठे हैं। ठीक है, तो हम हमारी 5 सेंसेस दिए हमारे भगवान ने। फर्स्ट आईज, नोज स्मेल करके, जीभ से टंग से टेस्ट करके, स्किन से टच करके, और कानों से सुन के, ये 5 सेंसेस दिए भगवान ने हमें। और पांचों सेंसेस के थ्रू हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन आती है हमारे माइंड के पास। ओके, और वो अराउंड कितनी होती है, 400 बिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन पर सेकेंड। कितनी होती है, 400 बिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन पर सेकेंड आ रही है हमारे माइंड के पास, है ना, रिसीव हो रही है एक तरीके से। और उसमें से हार्डली रजिस्टर कितनी होती है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर ओनली 2000 बिट्स पर सेकेंड। कितनी इंफॉर्मेशन आ रही है, 400 बिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन पर सेकेंड रिसीव हो रही है हमारे पास, पांच जो सेंसेस के थ्रू। और उसमें से रजिस्टर कितनी हो रही है, हार्डली 2000 बिट। तो सोचिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही थी और हमने रजिस्टर करी इतनी सी, और हम खुश हो रहे हैं कि हमने सब कुछ जान लिया और हम उसी को सच मान के बैठे हैं। आज के बाद आपके पास कोई भी बात आए ना तो उसके ऊपर बिलीव मत करना। जैसे कोई आके कहता है मैंने ये सुना मैंने वो सुना, तो उसको बताना भाई नहीं, हाँ 400 बिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन आई थी, तूने तो इतनी सी रजिस्टर करी, तो जो तू कह रहा है वो सच नहीं है। ओके, और जब ये चीजें होती है तो रजिस्टर होती है, उसके बीच में कुछ फिल्टर्स लगे होते हैं, जैसे आपने गाड़ी की फिल्टर्स देखे होंगे, एयर प्योरीफायर की फिल्टर्स देखे होंगे। तो सोचिए माइंड में फिल्टर्स लगे होते हैं और हमें पता ही नहीं था। और इन फिल्टर्स के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, फिल्टर होती है। और जो फर्स्ट फिल्टर है उसका नाम है डिलीशन। इस फर्स्ट फिल्टर में क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए आप सुबह ऑफिस के लिए ना अपने घर से निकले और ऑफिस जाते हैं, तो रास्ते में आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारी कारें देखी होंगी, बहुत सारी बाइक देखी होंगी, उनके नंबर प्लेट्स भी देखे होंगे, बहुत सारे चेहरे भी देखे होंगे। पर क्या वो सब चीजें हमें याद रहती है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यदि वो माइंड सारी इन्फॉर्मेशन को याद करने लग गया तो बहुत बड़ा, 400 बिलियन बिट्स इन्फॉर्मेशन आ रही है, यदि सब चीजें याद करने लग गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हमारा माइंड क्या करता है, उन सब चीजों को छोटे फॉर्म में लेके आता है ना, जो इंपॉर्टेंट है वही आपके माइंड में याद रहेगा। जैसे हो सकता है कि ना आप रास्ते से जा रहे हो और कोई सेल लग रखी हो कि 100 रुपए में 2 जोड़ी टी शर्ट ले जाइए, 100 रुपए में 2 जोड़ी टी शर्ट ले जाइए, और वहां पे भीड़ लग रखी हो, तो आपको वो चीजें याद रह जाएंगी कि वहां पे देखो वहां पे मिल रही थी। या हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया रास्ते में जाते टाइम किसी का ना, तो वो आपको देख, वो आपने देख लिया तो वो आपको याद रह जाए।
तो हमारा माइंड क्या करता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ही रजिस्टर करता है ना, बाकी सबको डिलीट कर देगा जो उसके काम की नहीं। तो फर्स्ट फिल्टर का काम क्या होगा, डिलीट करना। ओके, एंड सेकंड जो फिल्टर आता है वो आता है डिस्टॉर्शन। और डिस्टॉर्शन में क्या होता है, ये क्या करता है चीजों की फॉर्म चेंज कर देता है। जैसे मैं आपको बोलता हूं एप्पल, तो आपके माइंड में हो सकता है एप्पल की इमेज बन रही हो जो खाने वाला सेब होता है, या फिर आपके माइंड में आईफोन की इमेज बन रही हो क्योंकि कुछ लोगों का एप्पल उससे कनेक्टेड है। लेकिन मैंने बोला तो एप्पल वर्ड्स में था ना, आपने कैसे पिक्चर्स बना ली। हम सारी जिंदगी इसी गलतफहमी में जीते हैं कि हमारा माइंड वर्ड्स को समझता है, हमारा माइंड सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स को समझता है। और पता नहीं कितनी किताबें हमने एग्जाम टाइम में पढ़ने लगे कि और किस तरह शब्दों को सबको याद कर लें, पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकते। ओके, तो सेकंड फिल्टर क्या है, डिस्टॉर्शन। मैंने बोला आपको शब्दों में, लेकिन आपके माइंड ने पिक्चर्स क्रिएट कर ली उसकी। जैसे अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं आपको बोलता हूँ गर्मा गर्म चाय, तो आपके माइंड में एक कप की इमेज बनी होगी, उसके अंदर से भाप निकल रही होगी, है ना, और वो एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो रही होगी। लेकिन मैंने आपको बोला तो शब्दों में था ना, तो आपके माइंड में पिक्चर्स कैसे आ रही है, वो इसी फिल्टर्स के कारण आती है, डिस्टॉर्शन के कारण, है ना, फॉर्म चेंज हो जाती है। गेटिंग दिस क्लियरिटी? ओके, बहुत ही अमेजिंग है। एंड थर्ड जो बात करते हैं, जनरलाइजेशन। इस फिल्टर का काम क्या होता है, चीजों को जनरलाइज कर देना। जैसे सपोज कीजिए कोई चीज एक बार हुई, दो बार हुई, तीन बार आई, चौथी बार क्या मान लेगा, अरे तो पहले से ही। जैसे कि मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैं क्या करता, सुबह सुबह पहले न्यूज़पेपर आता ना, तो कुछ परमानेंट जगह है कि यहाँ तो यहाँ पे रखा होगा, ये यहाँ रखा होगा, और यदि वहां पे नहीं होता तो क्या मान लेते थे कि यार ये तो चीज है ही नहीं, घर जाके शोर में आज तो अखबार वाले ने न्यूज़पेपर ही नहीं डाला। और ऐसी आज हमारी आदत हो गई है ना, जैसे किसी पर्सन ने हमारे साथ, एक पर्सन ने धोखा कर दिया, और फिर चलो ठीक है, फिर दूसरे ने भी धोखा कर दिया, कोई बात नहीं, तो हम क्या कहते हैं, पूरी दुनिया धोखेबाज है। क्या सारी दुनिया को चेक कर लिया था आपने? और कल ही का एग्जांपल देता हूँ, कल ही एक पर्सन थे जिनसे मेरी बात चल रही थी, उनका कहना है कि सारी दुनिया धोखेबाज है ना, सारी दुनिया बुरी है। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने आप कैसे हैं? अब वो सोचे फंस गया मैं तो खुद को सही बता नहीं सकता, तो बोले मैं भी बुरा हूं। तो मैंने, जैसे आप हो ना वैसे आपको दुनिया दिखती है। तो जनरलाइजेशन फिल्टर में क्या होता है, हम चीजों को जनरलाइज कर देते हैं, जो कि कभी नहीं करना है। आपका माइंड बड़ा शार्प है ना, दो तीन बार एक्सपीरियंस होते, चौथी बार कहते नहीं तो पहले ऐसा है, कभी नहीं मत मानना। क्योंकि माइंड, आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो कुछ करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अनकॉन्शियस ले ले। तो आपको आपके माइंड को ढंग से यूज करना सीखना है। गेटिंग दिस क्लियरिटी? समझ में आ रहा है सभी को? ओके, तो ऐसे हमारी चीज हमारे माइंड में रजिस्टर होती है, और जो हमारे माइंड में रजिस्टर होती है उसे क्या कहते हैं, PIR, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, है ना। जो हमारे माइंड में जो इमेजेस क्रिएट होती है बोलते हैं PIR, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो और PIR से देखो यहां कर लेते हैं, जो हमारी PIR होती है ना, PIR प्लस हमारी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज। ओके, ये दोनों मिलके क्या डिस बनाती है, स्टेट को। आपकी स्टेट इससे बनती। तो सपोज कीजिए आपकी PIR पॉजिटिव, क्योंकि माइंड में थॉट्स पॉजिटिव चल रहे हैं, ओके, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी क्या हो जाती है,
पॉजिटिव हो जाती है और आपकी स्टेट भी फिर ऑटोमेटिक पॉजिटिव होती है। इसको देखो एक एग्जांपल ऐसे भी देखते हैं, जब आप चेहरे पे स्माइल रखते हो तो आपका मन क्या हो जाता है, खुश। और जब आप अंदर से खुश होते हो तो चेहरे पे क्या जाती है, स्माइल। तो दोनों वाइस वर्सा है, इनमें से आपकी एक भी चीज पॉजिटिव होगी तो स्टेट भी पॉजिटिव हो जाएगी, स्टेट पॉजिटिव है तो ये भी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। और आपकी जो स्टेट है उससे उससे क्या डिराइव होता है आपका बिहेवियर। जैसे आपका स्टेट पॉजिटिव है, आप अच्छे मूड में हो तो आप कैसा लोगों के साथ बिहेव करते हो, पॉजिटिव बिहेव करते हो, है ना। और जब बिहेव हम किसी से पॉजिटिव करते हैं तो जो हमारी लाइफ में जो रिजल्ट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, वो भी पॉजिटिव आते हैं। ओके तो हमारे लाइफ के रिजल्ट्स किसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, बिहेवियर पे। और बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड है, हमारी स्टेट के ऊपर। ओके क्लियर। जो भी नया बंदा ज्वाइन कर रहा है ना तो अपने आप को म्यूट रखे ना, क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। ओके तो चलिए, ये बात हमें समझ में आ गई कि हमारे रिजल्ट्स कैसे डिसाइड होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं। और एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और इसको करने से पहले हम एक छोटी सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं कि आपकी जो पीआईआर और फिजियोलॉजी से कैसे आपकी स्टेट बनती है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एकदम बिल्कुल सीधे बैठ जाइए और अपने शोल्डर्स को एकदम वाइड कर लीजिए, और अपनी आपकी जो चिन है इसको थोड़ा सा और अब आपको क्या करना है, अपने चेहरे के ऊपर स्माइल को होल्ड करना है। आंखें बंद भी कर सकते हैं, आंखें खुली भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। और अब आपको कोशिश करनी है कि अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स लेके आने की, और चेहरे पे स्माइल हमेशा होल्ड रखनी है ना। ओके आप फील कर पा रहे होंगे कि ना आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने फिजियोलॉजी को, बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव कर लिया था, है ना। जब हम फिजियोलॉजी को पॉजिटिव कर लेते हैं तो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आ सकते, कितनी भी कोशिश कर लो आप। और आपकी जो स्टेट हो गई फिर वो एकदम कैसे पॉजिटिव हो गई। तो जब भी आपको क्या हो कि कुछ नेगेटिव फील हो रहा हो, है ना, थोड़ा सैड फील हो रहा हो, तो आपको क्या कर लेना है, जल्दी से अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर लेनी है। तो जैसे आपकी फिजियोलॉजी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी तो ऑटोमेटिक आपकी स्टेट कौन से स्टेट में चल जाएंगे, पॉजिटिव स्टेट के अंदर। लेकिन अक्सर होता क्या है, जो कॉमन लोग है ना, एक बार नेगेटिव थॉट्स आ गया तो बैठे रहेंगे दुख भरी कहानियां, फिर वो याद करते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था। अमीर लोग भी नेगेटिव स्टेट्स के अंदर जाते हैं, पता है आपको। पर उनके पास वो टूल्स हैं, एनएलपी नाम के ना, एनएलपी के, कि वो फटाक से पॉजिटिव स्टेट के अंदर वापस चले जाते हैं। जबकि एक कॉमन आदमी एक बार को नेगेटिव थॉट्स घुस गया ना, उसके तो 2 4 5 दिन तक तो रहता ही रहता है। तो हमें हमारी स्टेट के ऊपर कमांड करनी पड़ेगी, और अमीर लोग यही करते हैं, अपनी उन्होंने अपनी स्टेट के ऊपर बहुत अच्छे से पकड़ बनाई हुई, इतनी फटाक से वो नेगेटिव स्टेट से पॉजिटिव स्टेट के अंदर चले जाते हैं। ओके गेटिंग दिस क्लियरिटी, समझ में आ रही है। तो ये हमने चीजें सीखी। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एक और है, लर्निंग। वो मैं जल्दी से आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि क्या है, हम अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन तो कर लेंगे, लेकिन वो अनकॉन्शियस माइंड ट्रेन कैसे होता है वो हमें समझ लिया, लेकिन उसके लिए लर्निंग है ना, कुछ अच्छी चीजें हम हमारे माइंड को ट्रेन कराना चाहते हैं तो हमें कुछ प्रोसेसेस से होके गुजरना पड़ेगा। ओके तो ये आपके सामने एक पिरामिड बना देता हूँ, और तो ये 4 स्टेजेस होते हैं ना लर्निंग के। फर्स्ट जो स्टेज होती है, जिस स्टेज से हमें गुजरना होता है, वो क्या होती है, अनकॉन्शियस
इनकॉम्पिटेंस, जिसे कैसे क्या बोलते हैं, यूआई, है ना शॉर्ट फॉर्म। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है लर्निंग के अंदर, हमें ये नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता। ओके, फिर से बताता हूं, इस स्टेज में क्या होता है कि हमें यह नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता। आज इस यूनिवर्स में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रही है क्योंकि हमें नहीं पता है। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि घर में आपके एक छोटा बच्चा होगा, आपने देखा होगा 1-1.5 साल का होता है, तो आपके घर में भले एक कार या बाइक रखी हो, लेकिन उससे नहीं पता कि उसका यूज किया जा सकता है क्या, क्योंकि उसका माइंड अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि हमें ये नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता ना, तो आप लर्निंग की फर्स्ट स्टेज के ऊपर। जो सेकंड स्टेज है उसे कहते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, शॉर्ट फॉर्म में सीआई, है ना। इस स्टेज में क्या होता है कि चलो अब आपको ये पता है कि आपको ये नहीं पता था। जैसे अब वो छोटा बच्चा है ना, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब उसने ये देख लिया कि उसके फादर ने उस कार या बाइक को ड्राइव करते हुए देख लिया उसने। अब उसको ये तो समझ में आ गया कि यार ये जो कार या बाइक है ना, इसको चलाया तो जा सकता है, बस मुझे नहीं आती है। तो आप क्या है लर्निंग की, उससे कहते हैं लर्निंग की सेकंड स्टेज के ऊपर है। ओके, फिर इससे ऊपर वाली स्टेज पे चलते हैं, इसको कहते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, इसे शॉर्ट फॉर्म में सीसी कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, अब आपको ये पता है कि हमें नहीं ये नहीं पता, तो और आप उन चीजों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अब वो जो बच्चा था ना थोड़ा बड़ा हो गया है, 16-17-18 साल का हो गया, और अब वो क्या है कि धीरे धीरे उस बाइक को या कार को ड्राइव करना सीख रहा है, कॉन्शियसली सब चीजों पे ध्यान दे रहा है। जब आप उसको बोलेंगे ना कि आप सिखाते हैं उसको, तो बोले कि तेरे को गियर ऐसे चेंज करने हैं, ब्रेक पे पाँव ऐसे रखना है, और बाइक चला रहा है तो क्लच पकड़ना है, ऐसा करना है, तो आगे पीछे देखना है, कहाँ फ्रंट व्यू और मिरर व्यू का ध्यान रखना है, कैसे कोई गाड़ी किधर से आ रही है क्या नहीं आ रही, राइट मुड़ना है तो इंडिकेटर देना है। तो वो सब चीजें क्या करता है, कॉन्शियसली करता है, और बड़े ध्यान से डर डर के चलाते हैं, कहीं कल को ना कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना। और शुरुआत में तो ऐसा भी होता है, बाइक जो चलाना सीखते हैं कि हर गियर का ध्यान रखना पड़ता है कि मैंने सेकंड गियर में डाली, मैंने थर्ड गियर में डाली, और कभी कभार चीजें बोलते भी है ना, तो ये सब चीजें क्या होती है स्टेज के थर्ड लेवल लर्निंग के स्टेज के ऊपर होती है। और फोर्थ स्टेज को बोलते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, ये होती है फोर्थ स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, एक बार सपोज करो बच्चा सीख गया कार चलाना या बाइक चलाना, तो क्या अब उसको प्रॉपर हर चीज पे कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ता है क्या, कि कब गियर चेंज करना है, कब इंडिकेटर देना है, कब मुड़ना है, वो सब कुछ एक तरीके से उसके अनकॉन्शियस में प्लांट हो गया। वो एक बार डायरेक्शन दे देता है कि मेरे को यहाँ जाना है, तो ऑटोमेटिक उसको उसके ऑटोमेटिक गियर चेंज होते रहते हैं, ऑटोमेटिक क्लच पकड़ने आ जाता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेज में उसने कर करके अपने अनकॉन्शियस में प्लांट कर लिया, और ये सब प्रोसेस उस बच्चे को सीखने, देखो ये सब चीजें हम यूज भी करते थे लाइफ में, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसको यूज करने में जो बच्चा छोटा था और बड़ा था, बड़ा हुआ, जब तक वो सारी चीजें सीख पाया, तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है उसे 20 साल का हो गया, 20 साल तक उसको 20 साल लग गए हो, लेकिन हम इन्हीं स्टेजेस का यूज करके हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें अपने अनकॉन्शियस में प्लान कर सकते हैं। पहले हम अननोइंगली करते थे चीजों को, अब नोइंगली करेंगे, है ना, बड़ा कमाल का टॉपिक। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, तो चलिए अब देखिए अब आपको फोकस तो डिपेंड करता ही है, चलो एक फोकस से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज कराते हैं कि अपना जो आपका जो लेफ्ट हैंड है ना, उसको अपने ऐसे सामने लेके आइए, और जो आपकी उंगली है ना वो एक तरीके से ना आपको फैला लेनी है, दूर दूर होनी चाहिए, और ये आपका हाथ है ना मेरे चेहरे और आपके बीच में होना चाहिए। अब आपको है ना आपकी उंगलियों की तरफ ध्यान लेके जाना है, आपको फोकस करना है आपकी उंगलियों के ऊपर,
क्या आपको मेरा चेहरा दिख रहा है? यस और नो? ओके। अब आप एक काम कीजिए, आपको हाथ वापस यहीं रखना है और आपको ना मेरे चेहरे पे फोकस करना है। क्या आपको अब आपकी उंगलियां दिख रही हैं? अब नीचे कर लीजिए। लाइफ में ऐसा ही होता है, यदि आपका फोकस सॉल्यूशंस के ऊपर है तो प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है। और यदि आपका फोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर है तो आपके गोल्स या आपके रिजल्ट्स वो सब ब्लर हो जाते हैं। तो हमेशा अपने फोकस को हमेशा गोल के ऊपर रखना है। ओके। और इस तरह की राइट काइंड ऑफ एसोसिएशन में हमेशा कनेक्ट रखना है अपने आप को, क्योंकि नेपोलियन हिल का एक है ना छोटा सा कोटेशन है, कहते हैं कि आपकी जो एक तरीके से है आपका जो बिहेवियर या आपकी इनकम है वो एवरेज ऑफ 5 पीपल होती है जिनके साथ में आप लोग रहते हैं। आपको ना बहुत आपके टीचर्स ने आपके ऑफिस में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन आप वो लोग नहीं करते हैं। आप करते क्या है, जिनके साथ आप लोग रहते हैं, है ना, जिनकी एसोसिएशन में हम रहते हैं। हमें टीचर्स बताते थे ये काम नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आज वो हम कर रहे हैं क्योंकि हम बुरे लोगों के एसोसिएशन में आ चुके थे पहले। इसको कैसे समझते थे कि अपने अब क्या कीजिए, अपने लेफ्ट हाथ को है ना ऐसे नीचे रखिए, करिए एक बार एक्सरसाइज। और आपको क्या करना है, राइट हैंड को करीब 1 फीट ऊपर रखना है। आपको एसोसिएशन का एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं आपको कहता हूँ, आपको क्या करना है, 1 2 3, जैसे मैं 3 बोलता हूँ वैसे क्लैप करना है। शालिनी जी आप भी कर सकते हैं यदि पॉसिबल है तो। ओके। तो लेफ्ट हाथ को नीचे रखना है और राइट हाथ को उसके ऊपर 1 फीट ऊपर रखना है। जैसे मैं आपको बोलूं 1 2 3, तो 3 बोलते आपको क्लैप कर देना है। ठीक है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2। मैंने तो 3 बोला ही नहीं, जबकि मैंने आपको बोला था कि 3 बोलते ही क्लैप करना है। लेकिन हम लोग क्या बॉडी लैंग्वेजेस को ज्यादा सीखते हैं, जैसे मैंने क्लैप किया तो आपने भी कर दिया। तो आप जिस एसोसिएशन में हैं उसका बहुत फर्क पड़ता है। यदि आप 10 लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हो ना कि वो 10 लोग 1 1 लाख रुपए कमाते, हो सकता है जब 10,000 रुपए कमा रहे हो तो, लेकिन आप 4 5 महीने में उनके बराबर कमाना सीख सकते हैं, क्योंकि राइट काइंड ऑफ एसोसिएशन आप कनेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? गेटिंग दिस क्लियरिटी? ओके। आई होप ये जो था सबका सब एक तरीके से थ्योरेटिकल चीजें थी। तो चलिए अब आपको एक एक्सरसाइज कराते हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस आपको फील करेगी, और ये सब चीजें आप ना अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे हम अपने माइंड के अंदर हमारी कैसे प्रोग्रामिंग काम कर रही होती है, कैसे हम चीजों को चेंज कर सकते हैं, है ना, जो हम करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं इनवाइट करने वाला हूँ मिस्टर मानिंदर नारिया, जो कि जेई हैं और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करता हूँ। प्लीज आप सभी जोरदार स्वागत कीजिए मिस्टर मानिंदर नारिया। वाह आपको वंडरफुल, एक्सरसाइज कराएंगे। ओके सर। क्या बात है। एक बार है ना जोरदार क्लैप हो सकती हैं हितेश जी के लिए। और रियली शानदार ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है कि जो बंदा थोड़ी देर बोलने में, इंट्रोडक्शन देने में झिझकता हो, और इतने दिनों में खुद पे इतना काम, सच में मतलब हर कोई आदमी सोचता रहता है पर खुद के पार्ट पे इतना काम मतलब कर नहीं पाता है। रियली हितेश, बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की आपके ऊपर कि आप इस छोटी सी उम्र में इतनी सारी चीजें और इतनी फास्ट लर्निंग कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी एक्टिविटी करवाई, है ना, शानदार आपकी फिजियोलॉजी, जो स्ट्रक्चर नॉलेज डिलीवरी की बात की जाती है कि किसी भी कम्युनिकेशन में, किसी भी प्रेजेंटेशन में अगर मैं मार्किंग करूं तो मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकते हैं कि इतने जल्दी, इतने दिनों में कि कोई आदमी इतने अच्छे से सीख जाए। क्योंकि जब हम प्रेजेंट करना सीख जाते हैं इट मीन्स कि कुछ चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। जैसे अगर हमें ये बोला जाए कि
हम कंफर्टेबल हैं हिंदी भाषा में, मे बी इन इंग्लिश, राजस्थानी, हरियाणवी, पर किसी अलग भाषा में हमारे को बोला जाए तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही ठीक ऐसे ही जब कोई नई चीज़ हम किसी को बता रहे होते हैं तो अनकंफर्टेबल होते हैं उसमें। लेकिन अगर अच्छे से की होती है, तो फिर उसमें हम फ़ेमिलियर हो जाते हैं। दोस्तों मेरा नाम मानवेंद्र है, नारनौल हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट सिविल इंजीनियर हूँ और एक लाइफ आर्किटेक्चरल कोच की मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। आपने भी लाइफ में कभी ना कभी अपने घर का नक्शा बनवाया होगा। नहीं बनवाया होगा तो सोच रहे होंगे। नहीं भी अभी तक सोचा है तो ड्रीम ज़रूर होगा। जब छोटा-सा मकान बनाते हैं, छोटा-सा घर बनाते हैं, तो हो सकता है कि आर्किटेक्चर की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर लाइफ में सोचा भी है और आपका ड्रीम है कि मेरा बंगलो कैसा होना चाहिए, मेरा घर कैसा होना चाहिए, मेरा ऑफिस कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे लगता है कि किसी ऐसे नक्शे बनाने वाले की ज़रूरत पड़ती है जो आपको सीधा सटीक और एक अच्छा-सा जिसमें लॉन्ग टर्म तक कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसे नक्शे की ज़रूरत पड़ती है। तो जब एक छोटे से घर में जहाँ हमें रहना होता है, उसके नक्शे की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या लाइफ़ को डिज़ाइन करने के लिए किसी आर्किटेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या खुद से ही डिज़ाइन कर लेंगे? मेबी आप डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। तो अगर आप महसूस करते हैं इस बात को, तो मैं आपको इस शानदार मॉर्निंग में एक बात बता रहा हूँ कि ऐसे लोग उपलब्ध हैं जो आपकी और हमारी लाइफ़ को डिज़ाइन करके दे सकते हैं। अगर जो हम महसूस करते हैं कि इसे चेंज करने की ज़रूरत है, अगर मैं कंफर्टेबल हूँ अपने उसी घर में, उसी ऑफ़िस में, उस पुरानी सी बाइक के साथ, पुरानी सी स्कूटी के साथ, है ना? उसी तरह के लाइफ़स्टाइल के साथ अगर मैं कंफर्टेबल हूँ, फ़ैमिलियर हूँ, तो लगता है कि कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पर अपग्रेडेशन की तो मुझे लगता है कि हर जगह ज़रूरत होती है। हर आदमी का ड्रीम होता है ग्रो करना। हर आदमी अपनी हेल्थ को जैसी है या तो उसको मेंटेन करना चाहता है या उससे बेहतर चाहता है जो कुछ साल पहले तक थी उसके पास। हर कोई अपने रिलेशंस को वैसे रखना चाहता है जैसे कुछ साल पहले तक वो अच्छे थे। तो हितेश ने बहुत अच्छी बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत सामान्य सी घटना लगती है, पर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है और किसी की लाइफ डिजाइन हो या ना हो, पर मुझे दिख रहा है कि हितेश की लाइफ डिजाइन हो रही है। क्या हम ये महसूस करते हैं कि जो एक्टिविटीज हितेश ने करवाई है ना? उसमें सैडनेस, निराशा जो लाइफ में हमारे को आती ही आती है, क्या उसके लिए हम परमानेंट छुटकारा चाहते हैं? कि कोई परेशानी ना हो, कोई निराशा ना हो लाइफ में, है ना? हम एक्साइटेड रहें, मोटिवेटेड रहें और अपने टारगेट पे हम काम करते रहें, अपने गोल्स पे काम करते रहें। क्या सब लोग चाहते हैं? जैसे सर्दी सर्दी का मौसम आने वाला है, सर्दी जुकाम से, है ना? सर्दी जुकाम खांसी से छुटकारा चाहते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि पूरी सर्दी में आपको जुकाम, खांसी या सर्दी ना लगे? तो उसमें क्या करेंगे हम? कि उन कारणों पे काम करेंगे जिनसे ज़्यादा लगने की संभावना होती है। अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करेंगे। तो निराशा और सैडनेस से परमानेंटली कभी भी छुटकारा नहीं पाया जा सकता।
उन कारणों पे काम किया जा सकता है। जब भी जो हितेश ने बताया कि स्टेट हमारा अनरिसोर्सफुल जाएगा ही जाएगा। अपना अपना हम एक बार आकलन कर लें कि अगर कोई निराशा आती है तो मैं कितनी देर निराश रहता हूँ, कितने घंटे निराश रहता हूँ, कितने दिनों तक निराश रहता हूँ। अगर परिवार में छोटी-मोटी बात होती है, तो उसको हम मुद्दा कितने दिनों तक रखते हैं, कितने दिनों तक माइंड में वो बात पकड़ के रखते हैं। चीज़ों का होना, घटनाओं का होना, इवेंट्स का होना वो हमारे हाथ में नहीं होता है, पर उसे ओवरकम करना, वो हमारे हाथ में होता है। जैसे सर्दी-जुकाम को रोकना हमारे हाथ में नहीं होता, या तो पहले इम्यूनिटी बढ़ाई जाए और फिर भी लग जाए तो उसको कैसे से ओवरकम किया जाए जल्दी से। वो इस साइंस ऑफ माइंड से सीखा जा सकता है। और हम ब्लेस्ड हैं कि आज हम दुनिया के बारे में नहीं सीख रहे हैं। दुनिया को हमने बहुत पढ़ लिया। अभी हितेश बता रहे थे कि जनरलाइज़ेशन हो चुका है कि सारी दुनिया धोखेबाज है, चीटर है ना? थ्रोट कट कॉम्पिटिशन है, जीतेगा वही जो ज़्यादा चालाकियाँ करेगा। लेकिन ये सच नहीं है। इसलिए एनएलपी में सिखाया जाता है कि पहली जो प्रीसपोज़िशन है, मतलब कि जो पूर्व अनुमान हम लगाते हैं, है ना? वो है कि मैप इज़ नॉट द टेरिटरी। मतलब जो मैप हमने दुनिया का बना लिया है, जो नक्शा हमने दुनिया का बना लिया है, अपने बारे में बना लिया है, वो सच नहीं है। जो आपकी और हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो क्षमताएँ हैं, जिनसे हम काम कर रहे हैं, जिनसे हम दुनिया को देख रहे हैं, वो ओरिजिनल नहीं है। वो परसीव्ड कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमने मान ली हैं। ये गाइडिंग बिलीफ्स हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि समुद्र में किसी जहाज को, है ना? किसी बोट के पीछे एक पूँछ सी लगी होती है, सेल सेल बोलते हैं उसको। उसकी डायरेक्शन को सेट करके उस समुद्री जहाज को तूफान की डायरेक्शन में भी ले जाया जा सकता है। तूफान जिस डायरेक्शन से हवाएं तेज चल रही हैं, आ रही हैं, उस डायरेक्शन में भी उस जहाज को ले जाया जा सकता है, अगर उसकी जो सेल होती है, अगर उसकी डायरेक्शन को थोड़ा-सा सेट कर दिया जाए, अलाइन कर दिया जाए। ठीक उसी तरह से हमारी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस हों, हम अपने थिंकिंग पैटर्न को थोड़ा-सा चेंज करके, थोड़ा-सा अलाइन करके उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं। उसके लिए ये ट्रेनिंग्स ज़रूरी हैं। अभी हितेश लैंग्वेज पे बात कर रहे थे। अभी हम सोचते बहुत हैं, हम करते भी बहुत हैं, एक्शंस भी बहुत करते हैं, है ना? जब भी किसी पॉजिटिव बुक को पढ़ते हैं, किसी लीडर से मिलते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो सक्सेसफुल है, या ऐसी संगत में जाते हैं जहाँ सक्सेस की बात की जाती है, तो हमें भी लगता है कि हम भी हो जाएँगे, हम भी ऐसा कर लेंगे। जैसे आपने अपनी लाइफ की एक बिग पिक्चर का एक नक्शा बनवाने के बारे में सोचा, ये माइंड के कौन से पार्ट पे सोचा? कॉन्शियस माइंड पे। लेकिन हमारी लाइफ में हमारी सक्सेस या अनसक्सेस का या एवरेज सक्सेस का जिम्मेदार तो अनकॉन्शियस माइंड है। एक बार ध्यान से देखें, मैंने बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि जब हम काफ़ी दिनों से ये काम कर रहे हैं, काफ़ी महीनों, सालों से कर रहे हैं, बुक पढ़ते हैं, कुछ मीटिंग में आते हैं, अच्छा लगता है, फिर वापस उसी पैटर्न पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि 90% है, हम घोड़े पे बैठ के ही तो आते हैं, और घोड़ा वापस हमें वहीं ले जाता है। आपको और कुछ, मुझे लगता है कि मुझे जो समझ में आया है, आपको और कुछ नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान बहुत हो लिया हमारे पास। थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। वो एक्सपीरियंस क्या है कि मैं जो सोचता हूँ, कुछ दिन मैं काम भी करता हूँ, मेरे एक्शंस उस डायरेक्शन में मैं करता भी हूँ, बट वापस वो एक्शंस ड्रॉप होके और वही पुराने एक्शन होने लगते हैं। जैसे मैं कॉन्शियसली मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ, मैं हिंदी भी बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वापस उसी पैटर्न पे चला जाता हूँ। क्यों चला जाता हूँ? क्योंकि हमारी लाइफ में
हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो अनकॉन्शियस माइंड के एक्शंस हैं। बहुत बड़ा गेम है माइंड का ये हमारे साथ। किसी भी ओपरी पराई या बाहरी शक्तियों का कोई रोल नहीं है। उनका प्रभाव सिर्फ इसलिए है कि हमने अपने माइंड की पावर को नहीं समझा है, इसके गेम को नहीं समझा है। और थैंक गॉड कि ये एनएलपी हमें बाहरी दुनिया के बारे में नहीं सिखा रही, खुद के माइंड के अंदर जाके। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितने सालों से ये सोच रहे हैं कि लाइफ को बेटर बनाएंगे, लाइफ को बहुत अच्छा बनाएंगे, बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देंगे, वो सब चीजें देंगे जो और लोगों के पास है। कुछ दिन उसके ऊपर मेहनत भी करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, एफर्ट भी लगाते हैं, फिर वापस वही चीजें होने लगती हैं जो हो रही थी। कितने लोगों ने सोचा है कि वेट लॉस करेंगे, कितने लोगों ने सोचा कि फिजिकल हेल्थ ठीक करेंगे। तो मुझे जो समझ में आता है कि सक्सेसफुल जो 5-7% लोग बताए जाते हैं और अनसक्सेसफुल 95% लोग रह जाते हैं किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, तो सिर्फ सिर्फ फर्क इतना है कि सक्सेसफुल लोग अपने अनकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर आप और हम भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये समझना होगा कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है हमारे साथ क्या गेम खेल रहा है। और उसके उसमें हम बहुत फेमिलियर हो जाते हैं। अभी हितेश ने बात की कि घोड़ा जो है वो उस लैंग्वेज को नहीं समझता कि आप क्या चाहते हैं। जैसे अभी बात करी थी ना हितेश ने कि ए फॉर एप्पल, तो एप्पल की पिक्चर बनी। अब मुझे बताओ कि APPLE लिखें इसको, तो इंग्लिश में तो ये कुछ और लिखा जाता है ना? एप्पल को अपने इंडिया में ही बात कर लो, बिहार में कुछ और बताया जाता होगा अपनी भाषा में, है ना? तेलुगु भाषा अलग होगी, कन्नड़ भाषा अलग होगी, मराठी अलग होगी। तो घोड़ा कौन-कौन सी भाषा सीखेगा? हैं? जापान में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, है ना? अलग-अलग देशों में फिर अलग-अलग भाषाएँ। तो मेरे ख्याल में 1000, 2000 ऐसी भाषाएँ हो सकती हैं जिसमें एप्पल लिखा जा सकता है। पर क्या पिक्चर बदल सकती है? कि जापान में एप्पल जो है ना वो चौरस चौरस पैदा होते हो या चौरस उसमें वो होती हो। तो पिक्चर्स की भाषा एक है, इसलिए घोड़ा ये भाषा समझता है। और आप और हम क्या भाषा समझ रहे हैं कि मैं अभी तक एवरेज लाइफ जीता आया हूँ, मैंने जितने भी प्रयास करे हैं ना, उसमें घाटा ही हुआ है और अब होना कुछ नहीं है। इसको कहते हैं कि एक एक स्टोरी हमने बना ली है, एक सेल्फ इमेज हमने बना ली है या बन गई है। तो इसको बूस्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसको हम एनएलपी में बबल एक्सरसाइज कहते हैं। कि सबसे पहले जरूरी होगा कि हमें अपनी सेल्फ इमेज को बूस्ट करना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी 20,000 कमाता है तो उसने सेट कर लिया है माइंड, उसका माइंड सेट हो गया है कि इससे ऊपर तू कभी नहीं जा सकता। कि कोई आदमी 70,000 रुपए महीना कमाता है तो उसको लगता है कि इससे ऊपर कहीं नहीं जा सकता, कोई रिस्क मत ले, नहीं तो ये भी खतरे में पड़ सकता है। जिस तरह की लाइफ में लीड कर रहा हूं तो ज्यादा बड़े सपने मत देखो। तो खुद के साथ खुद की बातचीत, खुद की लाइफ का नक्शा हमने खुद ही बना लिया है। तो इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। आप भी इसको अभी मेरे साथ साथ करेंगे तो फील करेंगे। इसके लिए जरूरी होता है कि खड़े होके करना, फिर भी आप बैठ के भी कर सकते हैं। तो हितेश ने बताया था कि रिसोर्सफुल स्टेट में आप बैठिए, है ना? बैठे हैं तो और खड़े हो सकते हैं तो खड़े होके, है ना, सीधा बॉडी पोस्चर को, मतलब फिजियोलॉजी को ऐसा करेंगे कि जो एक एक्साइटेड कॉन्फिडेंट आदमी की होती है ना? शोल्डर्स उसके वाइड होते हैं, बॉडी जो है थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है। और ये जो फिजियोलॉजी होती है, ये स्टेट जो होती है, जब भी आप कभी अगर निराश हो, हताश हो, तो इसको करके देखना कि
कुछ हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। चाहे तो आप आंखें बंद भी कर सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं। और ये एक्सरसाइज अभी 2 मिनट के बाद ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन फील कराएगी, जैसा हितेश की 2-3 एक्सरसाइज से आपको हुआ है। हमें ये सोचना है कि हम खड़े हैं। अगर बैठे भी हैं तो कोई बात नहीं, पर सोचना है कि हम खड़े हैं और हमारे चारों तरफ मतलब एक बबल है, एक गुब्बारा सा है जिसके अंदर हम खड़े हैं। आप चाहें तो उस गुब्बारे को कोई हल्का सा कलर भी दे सकते हैं अपने पसंद का, और उस गुब्बारे के अंदर बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल ईज़ी हैं। अगर किसी को सफोकेशन फील होती है तो ये फील करना है कि उसमें एक विंडो भी है, फ्रेंडली, और हम एक गुब्बारे के अंदर खड़े हैं। जो व्यक्ति गुब्बारे के अंदर खड़ा है या खड़ी है, उनकी लाइफ में बहुत सारे पेन हैं, चैलेंजेस हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं जो फेस कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं, वो वेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती हैं। लेकिन अब सोचना है, इमेजिन करना है कि थोड़ी दूरी पे आपसे 4-5 कदम आगे आपका ही एक दूसरा रूप गुब्बारे से बाहर खड़ा है। मतलब अनदर यू, आपका दूसरा रूप, आपका क्लाइंट जो थोड़ी दूरी पे आपसे आप खड़ा है और वो बहुत कॉन्फिडेंट है। जो चैलेंजेस गुब्बारे के अंदर हमारी लाइफ में है, वो उस व्यक्ति की लाइफ में एक भी चैलेंज नहीं है। ना उस वक़्त पैसा कमाने की भागदौड़ है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत पैसा है। उसके पास बहुत पैसिव इनकम है। जो हेल्थ चैलेंजेस मैं फ़ील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो उसके पास एक भी नहीं है। वो जिस तरह के रिलेशंस, जिस तरह की सिग्निफिकेंस पाता है, वो देखते ही बनती है। तो एक बार सोचिए कि जो गुब्बारे के बाहर जो अनदर यू है, वो किस तरह से दुनिया को देखता होगा? उसके सुबह से शाम तक के एक्शंस कैसे होते होंगे? वो किस तरह के लोगों में बैठता होगा? किस तरह की बुक्स पढ़ता होगा? किस तरह के सोशल मीडिया पे ऑडियो सुनता होगा या सुनती होगी? मतलब लाइफ के प्रति उसका एटीट्यूड कैसा होगा? क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जो जो चैलेंज और जो पेन जो है गुब्बारे के अंदर बैठे व्यक्ति में है। और ये सारी की सारी मूवी आप उस क्लाइंट के बारे में देख रहे हैं जो आपके सामने खड़ा है। 5-7 कदम आगे खड़ा है। उसकी फिजियोलॉजी, उसके बच्चों का लाइफ़स्टाइल, उसका खुद सुबह उठने का टाइम, उसका डे शेड्यूल, है ना? दुनिया में उसका मान-सम्मान कैसा होगा? अब सोचना है कि वो व्यक्ति, वो अनदर यू धीरे-धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है। दोनों की गुब्बारे के अंदर और बाहर वाले व्यक्ति में, दोनों की आँखें मिलती हैं, दोनों मुस्कुराते हैं और नज़दीक आता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। दोनों एक-दूसरे को टच करते हैं, गले मिलते हैं, गले मिल रहे हैं दोनों। और गुब्बारे के अंदर वाला व्यक्ति और बाहर वाला व्यक्ति दोनों अब एक हो गए हैं।
जैसे पिक्चर्स में दिखाया जाता है ना कि कोई आत्मा आके उसके अंदर घुस जाती है। और अब वो सारी की सारी लर्निंग्स, सारी की सारी चीजें जो अनदर यू में थी, अब वो सारी की सारी लर्निंग्स इंटीग्रेट हो गई हैं अंदर वाले व्यक्ति में। और अब आप वो फील कर रहे होंगे कि वो सारी की सारी चीजें मेरे अंदर आ गई हैं। मेरे अनदर यू में और मेरे अंदर कोई फर्क नहीं है। जो सेल्फ इमेज मेरे क्लाइंट में थी, वो एक्चुअल में दूसरी थी ही नहीं, वो मेरी ही थी। और अब आप धीरे-धीरे आँखें खोल सकते हैं। एक बार लेफ्ट राइट देखें और स्टेट को ब्रेक करें। जो दुनिया से सुन-सुन के या खुद अपने आप से बात कर कर के हमने अपनी इमेज इतनी गिरा ली कि अब कोई कहता भी है ना कि तू ऐसा हो जाएगा, तो वो विश्वास ही नहीं होता। कभी-कभी लगता भी है कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो बाहर की आवाज़ और बाहर का वातावरण इतना बड़ा है कि वो फिर ये हमें यकीन दिलवा देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सपने हैं। तो आपने फ़ील किया होगा कि जो रेपो, जो लाइफ़स्टाइल आपके अनदर यू का है, हमारे अनदर यू का है, हमारे क्लाइंट का है, वो हमारा भी हो सकता है। मतलब हम भी अपनी लाइफ़ का नक्शा बनवा लें अगर किसी किसी एक्सपर्ट से, तो होपफुली ऐसे आर्किटेक्चर जो है ना उपलब्ध हैं। बशर्ते आप उनके कॉन्टैक्ट में आएँ, हम उनके कॉन्टैक्ट में आएँ और वो जो एक्शंस बताएँ, वो एक्शंस एक्शंस करें, तो अगर वो 5 साल का नक्शा बना के देंगे, तो मे बी पॉसिबल है कि 7 लग जाएँ और वो 4 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड वापस चलते हैं हितेश के पास। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। मतलब जो सर बबल एक्सरसाइज का जो एक्सपीरियंस है वो बड़े कमाल का है। और मैं ऐसे ही देखता हूँ आजकल, जैसे कि क्या है कि जितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कह लें या एंटरप्रेन्योर कह लें, मुझे लगता है कि वो मेरा मेरा ही तो रूप है। जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हुँ, पूरी पिक्चर्स उसकी मेरे विजुअलाइज होती है कि यार मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं ही तो एमबीए चाय वाला हूँ, मैं ही तो चाय सुट्टा बार हूँ, हाँ, बिल्कुल। सब में मैं ही तो समाया हुआ हूँ। तो वो सब चीजें चल करके मैं आगे ग्रो कर पाऊँ और आप सबके गाइडेंस के अंदर। तो थैंक यू सो मच। और चलिए छोटा सा फीडबैक ले लेते हैं। और आप फीडबैक में बता सकते हैं आपको इस प्रोग्राम में क्या-क्या अच्छा लगा, है ना? अच्छा तो था प्रोग्राम, लेकिन क्या-क्या अच्छा लगा वो ज़रूर बताएँ, क्योंकि जब हम चीज़ें रिपीट करते हैं ना, तो हमारे माइंड में जो पीआई है वो स्ट्रॉन्ग होती है एक तरीके से। और मैं चाहता हूँ जो भी आपने 1.5-2 घंटा अपना दिया है, ये आगे मतलब एक तरीके से आपकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस क्रिएट करे, है ना? ठीक है? तो आपने आपको अनम्यूट करके या राइज़ हैंड करके अपना फीडबैक दे सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। शालिनी जी अपना अनम्यूट करके आप फीडबैक दे सकते हैं, यदि पॉसिबल है तो। शालिनी जी आवाज़ आ रही है मेरी? अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी, नमस्कार हेलो, रितेश। बहुत अच्छा, हेलो। वेरी नाइस। मैंने बीच में जॉइन किया, बहुत अच्छा।
ओके अभी काफी जो आपने बोला काफी Very अच्छा nice. था। और जो आपने मुझे वो बताया था कि मतलब नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा चलते हैं, तो कई बार मेरे माइंड्स में भी आते हैं। तो उस टाइम जो एक्सेस कर रहे थे तो मुझे उससे काफी रिलीफ मिला। मतलब काफी जब बोला कि सोचा उस चीज के लिए कि नेगेटिव थॉट्स लाओ माइंड में, तो मैं चाहकर भी नहीं ला पा रही थी उस चीज को। मतलब एक तरफ से मतलब मेरे माइंड ने उस चीज को रोक दिया और मैं उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही थी। नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। तो मतलब एक काफी बॉडी को रिलीफ मिला और काफी अच्छा लगा मुझे उस मीटिंग में आके। थैंक यू सो मच सृष्टि एंड मानवेंद्र सर ने जो भी बताया काफी बहुत बेटर था, बहुत अच्छा था मेरे लिए। बिल्कुल मैम। और मैम इस प्रोग्राम में तो क्या है कि बहुत सारी चीजें आप और सीख सकते हो। जैसे कि हमें क्या सिखाते हैं, अपनी नेगेटिव मेमोरीज को ना यहाँ से उठा के जला भी सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मेमोरीज हमें परेशान करती हैं। तो बहुत सारी मतलब एक्सरसाइज जो आपको काम का नेक्स्ट स्ट्रेस होके मतलब यही होता है कि पॉजिटिव थिंग्स बहुत कम आती है, नेगेटिव ही माइंड में ज्यादा रहती है और मोस्टली नेगेटिव चीजें ही अपने ऊपर हावी होती हैं ज्यादा। बिल्कुल तो मैम। काफी मुझे बहुत रिलीफ मिला मीटिंग में आके। मतलब एकदम माइंड इतना शांत है कि लग ही नहीं रहा कुछ। ऐसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल किसी के लिए कोई मतलब बुरे वो नहीं कि कोई बुरा है या कुछ नहीं। एवरीथिंग मतलब मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सर। वो एक खान सर का बहुत अच्छा डायलॉग वो कहते हैं, अपने इस बनाए डर के पिंजरे से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। जो हमने पिंजरा क्रिएट कर लिया है ना अपना, कि नहीं यार इससे बाहर नहीं जाना है, ये ऐसा हो सकता है वैसा हो, उसी को तोड़ना है सर। राइट। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच मैम। अभी चलते हैं, शानिया मैम ने अनम्यूट किया था। मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं आप। शनाया मैम, कैन यू अनम्यूट? हितेश, ये Yes. मेरा मेरा है, मैं बोल चुकी हूँ ओके मैम, ओके। शनाया नाम से। हाँ, तो शालिनी कोई और भी है क्या यहाँ पर? यस मैम। अच्छा अच्छा, मैम, वो हो तो फिर मैंने मैम दरअसल यहाँ दो हाँ शालिनी है इस ओके ओके ओके, तो फिर आप शालिनी का नाम दोबारा बुला ली। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके, ओके मैम। ठीक है, मैं रख। एंड बाकी कोई अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके कर सकते हैं। संजय सर। यस सर। सभी साथियों को नमस्कार। नाम संजय कुमार, चरखी दादरी से बिलोंग करता हूँ और आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा। और मैं तो खाली बाकी इंफॉर्मेशन तो सर से मैंने 2-3 बार ये प्रोग्राम ले, मैं तो हितेश को ही देख रहा था, इतना ट्रांसफॉर्म जबरदस्त। मतलब कि पूरी टीम में एक हितेश मतलब जो हितेश 2 महीने पहले था, आज वो हितेश ही नहीं है वो, है ना। तो जबरदस्त रहा सर आज आपका। मैं तो केवल आपकी सुन रहा था आज कि आप में इतना ट्रांसफॉर्म कैसे आ गया, है ना। वेद सर का और आपका बहुत कुछ मतलब कि वो इस जबरदस्त सर, अमेजिंग। बिल्कुल सर। और आज की मॉर्निंग बहुत ही अच्छी रही, है ना। जब हम सुबह सुबह ऐसी मीटिंग से शुरुआत करते हैं मॉर्निंग की, तो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बढ़िया लगा सर। ओके, राजेश सर आ गए। राजेश सर जी। जी जी हितेश जी, थैंक यू सो मच। नए साथियों के लिए इंट्रोडक्शन, मेरा नाम राजेश यादव है, हरियाणा से हूँ। और आज के सेशन की अगर हम बात करें तो कुछ अलग चीज़ें देखने को मिली। जो संजय जी ने बताया बिल्कुल वो सारी चीज़ें भी थी, और उसके साथ जैसे हमने ये देखा कि जो आपने पूरे प्रोग्राम के अंदर जो क्यूरियोसिटी जो आपने क्रिएट कर रखी थी कि कैसे मतलब वो अट्रैक्शन आपने अपनी तरफ कैसे रखा था सभी का, तो रियल में ये एक लीडरशिप का बहुत बड़ा मतलब एग्जाम्पल आज आपने सेट किया है। और रियली मतलब इस चीज़ के लिए हम आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, और इसके लिए हम प्राउड फील करते हैं कि मतलब हमारे साथ ही आपने वो सारे सेशन अटेंड किए, और जिस प्रकार से आपने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म किया और विद एग्जांपल आपने लोगों को जो है ना ये सारी की सारी चीजें शेयर करी। रियली हितेश जी, थैंक यू सो मच, और बहुत शानदार सेशन आपका रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पुरुषोत्तम सर, आप यदि चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं, या विक्रम सर।
सभी साथियों को नमस्कार। आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, रियली ग्रेट। वो जय साहब वाली बात को रिपीट करूंगा मैं बस कि अगर मार्क्स देने हो तो मैक्सिमम मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 होते हैं, क्योंकि जितने कम टाइम में जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन आपने दी, मैंने पहले भी कई बार देखा है, लेकिन उनमें और अब ये जो 1.5 घंटा जो नॉन स्टॉप था ना, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ। रियली ग्रेट। साधुवाद, साधुवाद। सर आप लोगों से सीख रहा हूँ सर बस। मैंने मेरी लर्निंग्स को ना सर, मैं बहुत फास्ट करने की सोच रहा हूँ, और मुझे जहाँ जो कुछ मिलता है अच्छा, वो मैं फटाक से सीख के फटाफट से आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हम बहुत सारा समय खराब कर देते हैं सोचते रहने में। और उनमें वही से एक कहते मैं हैं भी ना, हूँ। बिल्कुल। और वही क्या है, मैं लर्निंग के अभी 3rd स्टेज के ऊपर चल रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीजों पर कॉन्शियसली ध्यान दे रहा हूँ कि ये चीजें मुझे इंक्लूड करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कैसे मैं एक्साइटेड बना सकता हूँ ना, पूरे मीटिंग को कैसे एंगेज कर सकता हूँ। Yes. कि अभी हम दरअसल क्या है, वीडियोस को देखते भी हैं तो एज ए मोटिवेशन पर्पस से देखते हैं, जो मैं पहले देखता था। अब मैं ऐसा देखता हूँ कि इस वीडियो में मैं अपना कैसे ऐड कर सकता हूँ, कुछ नई चीजें कैसे सीख सकता हूँ। मेरा Right, पर्पस sir. और मीनिंग को ढूंढना होता है। तो बहुत बढ़िया है सर, आप बहुत बड़े ऐसे रिस्पॉन्स के लिए थैंक यू सो मच सर। और मैं और मेहनत करूंगा ताकि हम एक तरीके से ना, अभी तो चलो शुरुआत चल रही है, धीरे धीरे और अपडेट करने की कोशिश करूंगा अपने आप को। नहीं, कोई नहीं, अच्छा है सर। मैं बिल्कुल मीटिंग के बाद फोन पे बात करूंगा आपसे, 2 मिनट स्पेयर करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड ये सर अपना बता सकते हैं विक्रम सर। बहुत ही शानदार रितेश जी, कंग्रेचुलेशन। और आपने बहुत अच्छी आज की मीटिंग थी, इसको स्टार्ट किया और बहुत अच्छे से इसको लेके गए। तो बिल्कुल आपने बहुत दिल से मेहनत करी है, और आपने एक बात को प्रूव कर दिया कि जो वेद सर भी कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पे बैठा हर आदमी उस काम को कर सकता है अगर वो उस दिशा में लर्निंग करे। और बात करें मीटिंग की कि एक्टिविटीज जो कराई, उससे जो मैं फील कर रहा था, आप सबने भी फील किया होगा कि एक्टिविटी, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ का सबसे जो बेहतरीन समय होता है, हम अक्सर अपनी यादों में बचपन को याद रखते हैं कि बचपन का समय हमारा बहुत ही बेहतरीन था। हम चिंता मुक्त थे, उन्मुक्त थे हम, हमें कोई किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक्टिविटीज थी, और वो एक्टिविटीज हम करते थे। बट यहाँ पे आके आज मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की उस भागा दौड़ में हम उन एक्टिविटीज को भूल गए हैं। और ये जो एनएलपी की जो टेक्निक्स हैं, ये वही एक्टिविटी है कि वो आपके बचपन को दोबारा लौटा देंगे, और उसी तरह से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो बिल्कुल थैंक यू सर, मानवेंद्र सर एंड हितेश जी। हम इन एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखने वाले हैं, और दोबारा अपनी उसी लाइफ को जो हम सब चाहते हैं जिएंगे। थैंक यू। ओवर टू। थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वाह जी वाह, वाह, वाह। देव नारायण सर भी Great. हमारे साथ कनेक्ट है। सर देव नारायण सर, आप यदि अनम्यूट करके फीडबैक दे देते। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं ड्यूटी की वजह से थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया, इसलिए उतना मतलब समझ नहीं पाया, इसलिए फीडबैक में अभी कुछ बोलना नहीं चाहूंगा इसके बारे में। It's okay, लास्ट sir. में जो सर ने शेयर किया वो काफी वैल्यू मिला उससे, और कंटिन्यू आपके टच में हूँ, सर साथ में भी हूँ। तो अगर आगे कुछ ऐसा होता है सेशन तो टाइमली ज्वाइन करूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। कोई ना, यदि आपने इसको प्रोग्राम को नहीं सुना है तो मैं इसकी वीडियोस है ना डालने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। उसका लिंक मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, जो आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, क्योंकि कमाल की बात है ना, ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं और आज से कुछ टाइम बाद मैं इसको आराम से देख सकता हूँ, देखो मैंने ऐसा किया था, उसके बाद धीरे धीरे ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो बहुत ही कमाल की चीजें। तो चलिए मिलते हैं, अभी इस प्रोग्राम को यहीं एंड करते हैं। हितेश, एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा लास्ट में, बिल्कुल सर। कि जैसे एक्सपीरियंस की बात, कि जब हम बेड पे सोने जाते हैं रात को किसी भी टाइम 9 बजे 11 बजे जब भी, तो
जब लेटते हैं और जब नींद आती है उसके बीच में मुझे लगता है कि कुछ टाइम जाता होगा। ऐसे ही जब सुबह उठते हैं, जब नींद खुलती है और बेड छोड़ते हैं, उस बीच में भी कुछ टाइम जाता होगा। या कोई क्विकली 2 सेकंड में भई जाते ही सो गया, जाते ही उठ गया तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो मुझे पता नहीं। पर मेरे साथ ऐसा होता है कि मतलब 10-20 मिनट का समय लगता है, जब ये डिसाइड करते हैं कि सोना है ना? लाइट ऑफ, फ़ोन बंद, तो उसमें भी कई बार तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ऑन एवरेज 15-20 मिनट का समय लगता है। तो उसमें जैसे मैंने ये एक्सरसाइज़ जैसे बबल एक्सरसाइज़ है ना? ट्रेजर हंटिंग है, तो ये मैं करके सोने लगा। जो वेद सर भी बोलते हैं कि विजुअलाइज़ेशन जो है ना, आप सोने से पहले करो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पोस्चर वही हो, पर अगर 1-2 बार आपको पता है ना, तो वो फीलिंग्स वही आ जाती हैं। क्योंकि इसमें तो सोचना ही होता है। तो मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो टाइम की शॉर्टेज का भी कोई बहाना खत्म हो जाएगा, है ना? अपनी सेल्फ इमेज को बूस्ट करके सोएँ और बूस्ट करके ही उठें। तो मुझे लगता है कि एक्शंस बदल जाएँगे। अनकॉन्शियस माइंड जो है, वो ट्रेन्ड हो जाएगा और मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, तो मुझे तो अच्छा फ़ील होता है उससे, है ना? कि सुबह-सुबह निराशा ना रहे, रात को सोते टाइम भी पश्चाताप ना रहे। तो ऐसा आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके। तो जैसा सर ने बताया वैसा भी कर सकते हैं और देखिए क्या है कि ये सब चीज़ें मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ और इसके जो रिजल्ट्स हैं बड़े खतरनाक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने ना पहले सोचते थे कि सुबह उठने से क्या होता है, लेकिन अब मैं रोज़ सुबह उठता हूँ। मुझे 3 साढ़े 3 महीने हो गए जब से मैंने रीडिज़ाइन योर लाइफ उसके बाद से। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और रोज़ सुबह कुछ ना कुछ डिसीज़न्स लेता हूँ और अपने आप के साथ है ना कुछ समय बिताता हूँ। जब आप सुबह चीज़ें उठ के करेंगे ना तो आपके जो ब्लॉकेजेस हैं माइंड के वो आपको एक तरीके से घेर नहीं पाएँगे और आपकी डिसीज़न इतने स्ट्रॉन्ग उसी का रिजल्ट देख रहे हैं सर हम। उसी के मतलब क्या है कि सारी चीज़ें हो पाती हैं। और ये एक दूसरी बात लोगों की बातें सुने। हम क्या करना चाहते हैं कि हम अपना खुद का ही सारा बताना चाहते हैं कि भाई तू मेरी सुन, भाई तू मेरी सुन। लोगों की बातें सुनने की आदत डालें और उसमें से क्या कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आ जाएँगी। जैसे मेरे को किसी ने बोला यार तुम वीडियो बनाते हो तो इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं डालते? अब मैं उस टाइम तो बोल गया नहीं यार मैं इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे बहुत सारे वहाँ पे लोग-बाग जान-पहचान के हैं, तो वो डालूँगा तो उनको कैसा फ़ील होगा? फिर मैंने यही थॉट मैंने सुबह मेरे माइंड में आया, यार हो क्या जाएगा? जिनको अच्छा लगेगा वो लाइक कर देंगे, जिनको नहीं लगेगा वो डिसलाइक कर देंगे। आज मेरी एक नॉर्मल वीडियो के ऊपर बताऊँ आपको कम से कम 10 फॉलोवर्स नए आते हैं, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ। तो और इससे क्या है थोड़ा-सा कम्युनिकेशन मेरा भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मैं चीज़ों को कैसे देख पा रहा हूँ। वो सब चीज़ें एक साथ ग्रो कर रही हैं। तो ये जो डर-वर है ना अपने अंदर के सबको त्याग दो, इसको कुछ नहीं है। सब ये झूठी दुनिया बनाई है अपने अपने आस-पास। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अपने आप को बेटर करने का डिसीजन ले लो और सुबह उठने का थोड़ा ना डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। अभी इस साल को एंड होने में शायद 3 मंथ्स बचे हैं लगभग, 3 महीने से कम बचे हैं। तो आप अपने अंदर एक चेंज लाने का ना ट्रांसफॉर्मेशन लाने का डिसीजन कर सकते हैं। हो सकता है आपकी हेल्थ को लेके हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन सुधारने का हो। कोई भी एक डिसीजन सोच के देखिए और ये जो काम करना है आपको सुबह-सुबह ही करना है, क्योंकि पूरे दिन भर में आप सोचोगे थॉट्स फटाक से निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे में काम होते हैं। और अपने आप मतलब कि एक तरीके से शांत सुबह-सुबह का समय ना अपने साथ बिताइए। जब आप शांत होते हैं ना, तो चीज़ों को और गहराई से देख पाएँगे। हर चीज़ आपको समझ में आने लग जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी के साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा ओके, और बाय, थैंक यू सो मिलते मच हैं हितेश, ओके, सो मच। बाय सभी।